तो स्टूडेंट, आज हम आपको जैसा कि पहले ही बताया था कि मैं नया चैप्टर आज आपको डिस्कस करूँगा जो कि कैलकुलस में से आता है, इंटीग्रल। जैसे नाम लिख रखा है इंटीग्रल्स। तो एक्चुअली इंटीग्रल होता क्या है? इंटीग्रल्स, तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद इसके हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन, हाउ टू फाइंड इंटीग्रल, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करें कि इंटीग्रल की ज़रूरत हुई क्या। देखिए, मेन अगर मैं आपसे ये कहूँ, थोड़ा सा समझना कि मुझे किसी भी चीज़ का, छोटी चीज़ है कोई, है ना, उसको बड़ा करना है। मेन छोटी चीज़ को बड़ा करना। फॉर एग्जाम्पल आप समझें कि मैं ये कहूँ आपसे कि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, उसका मुझे क्या निकालना है। जैसे बहुत बड़ा फील्ड है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करूँगा कि छोटी सी स्ट्रिप लेकर के छोटे से रीजन का एरिया फाइंड कर दूँ और विद इन सर्टेन लिमिट्स उसका इंटीग्रल कर दूँ, तो उसका पूरे फील्ड का एरिया आ जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे ईंटों का चट्टा लगा होता है, ढेर सारी ईंटें हैं, लगी हुई हैं। अब हमें यह देखना है कि इस पूरे चट्टे का वॉल्यूम कितना है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें से एक ईंट निकाल लूँ, एक ईंट, और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूँ। और वो आगे पढ़ेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रल भी होता है, जिसे डिरिचलेट इंटीग्रल भी बोला जाता है ना। लेकिन उसकी हेल्प से निकालते हैं। तो मैं किसी भी तरह से उस ईंट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूँ, और चट्टा जहाँ से लगा है, 0 से लेकर के कितनी लेंथ है उस चट्टी की, मान लो 5 मीटर तक लगा हुआ है, तो 0 to 5 में उसका इंटीग्रेट कर दीजिए, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी छोटी चीज़ से बड़ा कर देना है इसको, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस बोले हम, इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस, तो क्या होता है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रल इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव ड्यू टू दिस रीजन। अदर नेम इज एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रल्स को हम इंटीग्रल्स एज ए एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल एज ए एंटी डेरिवेटिव, ठीक है ना। इंटीग्रल को एज ए एंटी डेरिवेटिव हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये समझें कि अगर मेरे पास कोई डेरिवेटिव है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, जैसे वहां डेरिवेटिव को बताया था, डेरिवेटिव क्या बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व। ये अब यहां क्या होगा, आपको प्रॉब्लम में स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ होगा, जैसे dy by dx, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। हर तरह से समझिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आपको दिया हुआ होगा dy by dx इक्वल टू सपोज 5, किसी भी टेंजेंट का स्लोप 5 है। तो अब ऐसी प्रोसेस लगाएं कि इससे मेन फंक्शन आ जाए y, क्या आ जाए y, तो इसका एंटी डेरिवेटिव कर दूं। उसी एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। इंटीग्रेट एक प्रोसेस होती है, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होती है, कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसका जब हम ऐसी प्रोसेस लगाएंगे तो y इक्वल टू जो भी आ जाएगा आपका, यहाँ कोई फंक्शन आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ स्लोप दिया हुआ है, स्लोप
का एंटी डेरिवेटिव करके मेन फंक्शन आ जाता है y, ये इस कर्व की इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ टेंजेंट से मेन कर्व की इक्वेशन फाइंड की जाती है, किससे? इंटीग्रल से। और वहां कोई मेन फंक्शन दिया हुआ होता है y = x², उसका डेरिवेटिव करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ इस चैप्टर में क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन होगा, यानी dy/dx। कोई भी आपको दिया है, जैसे कह दिया इंटीग्रेट दिस मच, तो आप ये समझिए कि वो किसी भी कर्व पर स्लोप दिया हुआ है और उसका इंटीग्रेट करके उस कर्व की इक्वेशन फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि सपोज डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होता है? 2x। अब मैं इसका डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होता है? 2x। अब ऐसा करूं कि इसका इंटीग्रेट करूं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x = x²। तो करते हैं इसको, कैसे करेंगे? तो साइन ऑफ इंटीग्रल क्या होता है? ये, और क्योंकि डेरिवेटिव में अपॉन में विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, यहां उल्टा कहा है तो dx न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये साइन ऑफ इंटीग्रल होता है। ये पॉइंट लगा दिया है, इसका मतलब क्या होता है? यहां कोई फंक्शन हो सकता है। क्लियर? अब ये समझो ये साइन कहां से आया, समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रल का एक्चुअल मीनिंग ये होता है। देखो समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। देखिए कि अगर कोई मेरा ये कर्व है, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, मैं ऐसे कर ही दे रहा हूं। सपोज इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व के बिलो, तो यहां से ये ऑर्डिनेट हो गए, ये x = a हो जाएगी लाइन, और ये x = b हो जाएगी। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, ये यहां से समझना, इस एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस होल है, और जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में। अब मैं क्या करूंगा, इस इंटरवल को a to b को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दूं। मान लो यहां से लेके ये, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इक्वल थिकनेस ये dx, ये भी dx, ये भी dx, ये भी dx, ये सारे dx, समझ लेना। ये सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लिए, पूरे रीजन को मैं इक्वल थिकनेस के रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया सारे, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब मैं क्या करूंगा, चलो आपके सामने मैं सारी बना ही देता हूं। अब इस होल रीजन का एरिया क्या होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, इसका निकाल लो, इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल करके उन्हें प्लस कर दूं। सपोज फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या है? A1, सेकंड का A2, थर्ड का A3, इस तरह से ढेर सारे हैं, ये जितने भी हैं। मान लो मैं कह दूं A10 तक है, इसको 10 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में डिवाइड किया। इन सब का एरिया मिला के होल एरिया आ गया। ये क्या हो रहा है? प्लस, सब एरियाज का प्लस। प्लस का मतलब है सम, और ग्रीक लैंग्वेज में सम का दूसरा नाम होता है समा, SUMMA। तो देखो बड़ा फॉर्चुनेटली दोनों सम और समा में फर्स्ट लेटर S है। फर्स्ट लेटर क्या है? S। तो ये S ही है, थोड़ा बड़ा बना दिया है, सिंबलाइज कर दिया। तो इंटीग्रल समझ में आ गया, ये विद रेस्पेक्ट टू x हो गया, और यहाँ ये सम है। तो ये पूरा सिंबल है इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है ना?
तो ये साइन ऑफ इंटीग्रल हो गया। समझ में आ गया ये एस कहां से आया? इसका मीनिंग होता है सम। सम मींस ऐड करना, दोनों का मतलब है टू ऐड। समा, समा से पहला ले लिया। तो इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया प्लस करके क्या आएगा? होल एरिया। और वही मैंने कहा होल एरिया फ्रॉम दिस लिमिट टू दिस लिमिट इंडिकेट कर दिया, तो ये सिंबलाइज कर दिया। आई थिंक अब तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखो इसका क्या होगा, इसे मैं सिंबलाइज फॉर्म में बोलूं तो इंटीग्रल ऑफ 2x dx ये इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 2x हो गया। तो 2x का इंटीग्रल ये होगा x स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल बताया। इंटीग्रल इज द एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ है। समझ में आ गया? चलो और भी चीज बताता हूं आपके लिए कुछ। एज ए एंटी डेरिवेटिव, सपोज डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? cos x होता है ना, पढ़ा है। तो अब मैं इसका एंटी डेरिवेटिव यहां बोलूंगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू साइन x। सिंबलाइज फॉर्म में इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू साइन x। समझ में आ गया? अब मेरे पास है अगला टॉपिक इसी में के इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो इंटीग्रल दो टाइप का होता है बच्चों। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। ये दो टाइप का होगा, इसमें से एक तो लूंगा इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, और एक होगा बच्चों डेफिनिट इंटीग्रल। समझ गए होंगे? अब देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है? इंडेफिनिट, जिस इंटीग्रल की वैल्यू डेफिनिट नहीं हो, है ना, उसे इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलेंगे। और जिस इंटीग्रल की वैल्यू डेफिनिट हो, एक फिक्स नंबर हो, उसे डेफिनिट इंटीग्रल कहेंगे। देखो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 7 है। उसमें दो पार्ट हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। पहले मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल डिस्कस करूंगा। तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है? इंडेफिनिट इंटीग्रल, सिंस यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया आपने? 2x। होता है कि नहीं होता है? यस, होता है। एंड ऑल्सो यू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, इसका भी डेरिवेटिव 2x होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, इंटीग्रल ऑफ 2x dx इक्वल टू x स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ 2x dx, ये x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5। देखते जाना। अगर ऐसे ही आगे बढ़ूं, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 10 तो भी 2x होगा, क्योंकि x स्क्वायर का 2x, 10 का 0। और इसको तो क्या बोलूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10। इसी तरह से बच्चों हम पढ़ते जाएं, और मैं ये कह दूं, जनरलाइज कर दूं, 5, 10 कहां तक पढ़ूंगा? तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस c कह दूं तो भी इसका डेरिवेटिव 2x होगा। इंप्लाइज क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, और ये एक्स स्क्वायर प्लस c। आप देख रहे हैं सभी से, देखो फंक्शन मेरा सेम है, तो उसके इंटीग्रल की वैल्यू एक्स स्क्वायर आई। 2x यहाँ अलग हो गई, चेंज हो गई, यहाँ फिर चेंज हो गई, सिमिलरली यहाँ चेंज हो गई।
ड्यू टू दिस रीजन सेम फंक्शन के इंटीग्रल्स अलग अलग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक है, व्हाई वी कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल। समझ में आ गया? ओके, आगे देखेंगे बेटे। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब मैं यहाँ फॉर्मूले लिखूंगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो उसके बाद में तो स्टूडेंट ये मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मूले लिखे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx डेरिवेटिव वाले ही हैं, लेकिन इंटीग्रल करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx इक्वल टू ये होता है प्लस सी वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। इफ n इज नॉट इक्वल टू -1 है, इफ n इक्वल टू -1 देन यहाँ देखो 4, अगर -1 है तो इसे लिख लूंगा 1/n। अब ये कैसे आई सॉरी ये आए कैसे भाई? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे मैंने प्रूफ बताया, इनका प्रूफ यूं ही बता रहा हूं, समझ लेना और कंसंट्रेशन से सुनना तभी समझ में आएगा। देखिए x रेज टू दी पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन बताना है। अब आपको देखना क्या है कि वो फंक्शन सिलेक्ट कीजिए माइंड में जिसका डेरिवेटिव इतना हो। ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव इतना है वही इंटीग्रल होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन। अगर इसका डेरिवेटिव कर दूं तो ये आ जाएगा। अब देखो a रेज टू दी पावर x, अब ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव इतना है यानी कि यही होगा। अगर इसका डेरिवेटिव करूं a रेज टू दी पावर x का, भाई log a तो आपका कांस्टेंट है, a रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव होता है, देखो a रेज टू दी पावर x log a, a रेज टू दी पावर x log a और अपॉन में log a है ये, तो ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? आ गया वापस ये। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ऐसे ही e रेज टू दी पावर x, अब e रेज टू दी पावर x किसका डेरिवेटिव होता है? e रेज टू दी पावर x का। इसका मतलब e रेज टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ये होगा। तो ये क्या है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखो यहाँ मैंने x रेज टू दी पावर -1 dx, अब इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया 1/x। अब ये देखो 1/, किसका डेरिवेटिव होता है? log x का। इसका मतलब 1/x का इंटीग्रल log x होगा। समझ में आ गया? इसी तरह से अब यहाँ देखो sin x का डेरिवेटिव, sin x का इंटीग्रेशन -cos x। आपको देखना है ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव sin x हो, तो cos x का -sin x होता है डेरिवेटिव, तो -cos x का डेरिवेटिव कर दूं तो sin x आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब sin x का इंटीग्रल cos x का इंटीग्रल क्या होगा? ऐसा फंक्शन देखो जिसका डेरिवेटिव cos x हो, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रल sin x होगा। सिमिलरली यहाँ देख लो sec स्क्वायर x tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रल ये हो गया। ऐसे ही -cot x का cosec स्क्वायर x होता है, तो ऐसे ही समझ रहे होंगे ये। ऐसे ही यहाँ देखो ये किसका डेरिवेटिव होता है? sin इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin इनवर्स x। इसमें 3 याद करो, 3 अपने आप हो जाते हैं। देखो यहाँ ये प्लस या माइनस आ गया, यहाँ प्लस या माइनस आ गया, फिर ये 1/x इसका सेक इनवर्स और माइनस लगा दो तो कुछ सेक इनवर्स। और ये मेन है कि जैसे डेरिवेटिव होता था सम ऑफ 2 और मोर फंक्शन, ऐसे इंटीग्रल होता है इंटीग्रल ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फंक्शन, अलग अलग इंटीग्रेशन लग जाता है। इंटीग्रल ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी फंक्शन, तो स्केलर आपका बाहर आ जाता है साइन ऑफ इंटीग्रल से और एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो
ये फॉर्मूले आप केयरफुली अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। अब देखो एक्सरसाइज, हाँ एक चीज और बताई थी, काम की चीज यहाँ बता दूं, वैसे बोलते ही रहते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे की रेसिप्रोकल प्रोसेस होती हैं, ऐसे ऐसे। तो ये इस डेरिवेटिव से ये साइन ऑफ इंटीग्रल हट जाएगा, केवल बचेगा एफ एक्स, बचेगा नहीं बचेगा, अरे एफ एक्स का एफ एक्स प्लस सी कर दो, फिर डेरिवेटिव कर दो, अगेन यही आ गया, ठीक है ना। तो ये हट जाता है, तो इनको आप नोट करना इजीली, ओके, और मेमोराइज करना। आगे की एक्सरसाइज अब देखो इन फॉर्मूलों का कैसे यूज होगा वो ध्यान रखें, ओके। आइए इन फॉर्मूलों को मेमोराइज करना आप। इंडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है, अब आपका है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब देखो क्वेश्चन में करूंगा बाय हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल या बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ये सारे फॉर्मूले बताए एंटी डेरिवेटिव वाले ही तो थे। एंटी डेरिवेटिव ऑफ, क्या करूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका इंटीग्रल बताना है। एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रल। अब ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे समझ लेना। हालांकि एग्जाम में ऐसे नहीं आता है, एग्जाम में सिंपल आएगा, इंटीग्रेट दिस, ये आएगा ऐसे, ये अलग है, ये अलग है, क्वेश्चन सेम है, ये अलग मेथड से, ये अलग से। तो देखो कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ, सिंस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, क्या होगा 5 का 0। तो अब मैं कहूंगा देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2x है ना, इसका एंटी डेरिवेटिव। तो देखो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे बच्चों। सिंस डेरिवेटिव ऑफ, मैं गलत कर रहा था, ऐसा देखो एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होगा, तो देखो ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, होगा नहीं होगा, अरे इसका डेरिवेटिव करूंगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस 5 किसका होगा भाई, ऐसा लिखो यहाँ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करने पर 5 आए तो 5x, भाई इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यही तो आएगा, करके देख लो क्या आएगा, देखो ये आएगा x, देखो मैं करे दे रहा हूं 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 5x का वर्ग, 3 से 3 कैंसिल। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x। समझ में आ गया, ये तो बाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन था, इसमें इंडेफिनिट की बात नहीं, क्लियर होगी बात। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं करना चाहूं इस मेथड से, एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब ये बताओ सबसे पहले
एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। अभी जो फॉर्मूले बताए उसकी हेल्प से कर रहा हूं, देखो कितना आसान रहेगा। इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया, एक्स स्क्वायर dx प्लस 5dx इक्वल्स टू। अब देखो इसमें पावर रूल लगाइए, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू द पावर n dx क्या होता है, x रेज टू द पावर n प्लस 1 yn प्लस 1 प्लस c होता है नहीं होता है। तो यहाँ n की जगह पर 2 है, n की जगह पर यहाँ कितना है 2, तो एक पावर प्लस हो रही है, तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट c1 कह दिया, प्लस 5 स्केलर हो गया, और देखो ये dx है, ध्यान से समझना, ये x क्यूब अपॉन 3 प्लस c1 प्लस 5, और देखो ये साइन ऑफ इंटीग्रल है, ये d फॉर डेरिवेटिव हट गया, क्या बचा x प्लस c2, ध्यान से समझना। अब ये क्या हो गया, x क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x प्लस c1 प्लस c2 मिला के एक c कह दिया। दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, दिस इज ओनली एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ये, लेकिन ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि मैंने यहाँ c लगा दिया, यहाँ c नहीं लगाया, तो ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल, और ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल क्योंकि c आ गया। तो हम आगे के क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे, ओके। तो इसे आप देख लेना एक बार, और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब मैं इन फॉर्मूलों के यूज से करूंगा कोई क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप देख लेना, बुक में होंगे, मैं आपकी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे कहूं इवेलुएट दिस, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7x माइनस 7x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ध्यान से समझना। अब क्या है, ये क्यूबिक फंक्शन है, अब ये फॉर्मूलों के हिसाब से मैं इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहा हूं, देखो अलग अलग, इसका x क्यूब dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 5x स्क्वायर dx माइनस 7x dx प्लस 2 dx, ठीक है। अब देखो इसमें पावर रूल वही लगाओ, तो एक पावर जुड़ जाएगी, जो जुड़ के आती है उसी का डिवाइड कर देते हैं, यानी x रेज टू द पावर 4/4। देखो एक बार इसका कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट आएगा, इसका भी, यानी 4 कांस्टेंट आएंगे, c1 प्लस c2, इस तरह से आएंगे कि नहीं आएंगे, हर एक के साथ में c1 c2 c3, क्योंकि 4 इंटीग्रल है, 1 2 3 4, इन सभी को मिला के c आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, हर एक के साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल नहीं लगाऊंगा, केवल लास्ट में लिख दूंगा। अब देखो ये कितना हो गया, 5 स्केलर है, तो स्केलर तो बाहर आ गया, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो इसी रूल से, तो क्या हो गया, एक पावर जुड़ जाएगी, x क्यूब अपॉन 3, जो पावर ऊपर आती है उसी से डिवाइड कर देते हैं, माइनस देखो इसका c1 ये रहा, इसका c2 ये रहा, माइनस 7 बाहर आ गया, ये पावर 1 है, फिर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 बाहर आ गया, और इसका कट के ये साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव कट के x बच गया ये, और प्लस c लिख दीजिए, दिस इज योर आंसर। ऐसे करने होते हैं, ओके। तो ये कर लेंगे अब। तो पहली एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है, इन सभी फॉर्मूला बेस्ड है, तो और आप क्वेश्चन कोई ले लो। अगर मैं आपसे ये कहूं, देखो इसमें कोई प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल नहीं है, प्रोडक्ट रूल और कांस्टेंट वो कोशेंट रूल नहीं है। सेकंड, ओके, देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें ये फायदा है, केवल जैसे डेरिवेटिव में होता था प्रोडक्ट रूल भी होता था, कोशेंट रूल भी होता था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ना प्रोडक्ट है ना कोशेंट है, केवल सम और डिफरेंस का ही होता है।
लेकिन तब भी फंक्शन तो आपका हो प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, इससे प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर देते हैं, सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 के साथ करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ करूंगा तो 1, हो गया सिंपल। अब देखो अलग अलग नहीं करूंगा कि साइन ऑफ इंटीग्रल यहाँ भी लगा दिया यहाँ भी लगा दिया। अब ऐसे समझेंगे आप, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर रूल लगाइए, एक पावर प्लस हो जाएगी 3, उसी से डिवाइड कर दो। -1 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, x, क्योंकि ऐसे 1 dx, तो ये 1 का मतलब ये d और ये s हट गया, साइन ऑफ इंटीग्रल x बचता है, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। मान लीजिए और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो इस टाइप से इंटीग्रल √x - 1/√x कह लीजिए मैक्सिमम इस वीडियो में क्वेश्चन जितने हो जाएं, क्योंकि ये आपको पूरी करनी है। अब देखो ये क्या करूंगा, इसमें होल स्क्वायर आ गया, तो मैंने अभी बताया कि एक्सपेंड करना है इसको, क्या करना है, एक्सपेंड, तो होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, इसका क्या हो गया, √x² x प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x माइनस 2 √x × 1/√x कट गया, ये हो गया नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, देखो x की पावर 1, इसका इंटीग्रेशन करो, यही रूल, एक पावर जोड़ दो, यहाँ 2 हो गई और जुड़े हुए से डिवाइड कर दो। अब देखो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, मैंने बताया था 1/x, देखिए किसका डेरिवेटिव होता है, log x का, तो log x इसका इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल लिख दोगे log x, और -1 था यहाँ तो x लिख दिया 1x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x, 5 है तो 5x, c है तो cx प्लस c, दिस इज इंटीग्रेशन। चलिए और भी देखते हैं, कि x³ + 5x², कोई प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी की भी हो सकती है। x³ + 5x² -4, x³ + 5x² -4 डिवाइडेड बाई x² dx। अब ये देखो ये क्वोशंट फॉर्म में आ गया, आगे नहीं आ गया u/v की फॉर्म में, लेकिन ऐसा मैंने कहीं नहीं बताया कि फॉर्मूला क्वोशंट रूल ये होता है। तो क्या करेंगे, इस x² का सेपरेट डिवाइड कर दीजिए, सिंपलीफाई करना है पहले तो x³ / x² + 5x² / x² -4/x² dx, ओके। देखो ये क्या हो गया, x + 5 -4 × x⁻² -2। अब ध्यान से समझना, केवल वही रूल लग रहा है मेन, ये देखो ये पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x² + 5, जैसे वहां बताया 2 का 2x तो 5 का 5x -4। अब यही रूल लगाओ, ये वाला पावर रूल, तो क्या आएगा, देखो x -2 + 1/-2 + 1 प्लस c, फाइनली क्या हो गया, देखो x² + 5x -1 आएगा यहाँ, ये प्लस हो गया 4, x की पावर -1 होगी, वो अपॉन में x लिख दो प्लस c, दिस इज योर इंटीग्रल। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे बच्चों, और भी देखो आप कर सकते हैं, देख लेना। ये क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, इसके साथ ही वीडियो कंप्लीट करूंगा। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बाकी आप अपने आप इजीली कर सकते हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी अभी बताया है, वैसे तो बताना नहीं चाहिए लेकिन तब भी बता रहा हूं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, प्रैक्टिस करनी होगी। √x का सेपरेटली डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, देखो x³ √x + 3x/√x + 4/√x, इससे आगे देखो ये √x का मतलब 1/2 है,
रूट एक्स का मतलब 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो ये 1/2 लिख दूं ना, 1/2 1/2 1/2, अब ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो गया, 3 माइनस हाफ, ढाई हो जाएगा, 5/2 प्लस 3 एक्स की पावर हाफ हो जाएगी, प्लस 4 एक्स रेज टू दी पावर माइनस हाफ डी एक्स। बच्चों यही फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है, अभी पहला ही है। अब इसका पावर रूल, x रेज टू दी पावर ऐसे 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x रेज टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c। बस इसे सिंप्लीफाई करे दे रहा हूं, क्या हो जाएगा यहाँ, देखो x रेज टू दी पावर 7/2 तो ये हो गया, और यहाँ भी 7/2 आएगा तो 2/7 हो गया, प्लस देखो 3 तो ये है, ये x रेज टू दी पावर 3/2 हो जाएगा ये, और यहाँ भी अपॉन में 3/2 आएगा, दैट इज हो जाएगा 2/3 प्लस 4 x की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 आएगा, वो जाके 2 यहाँ हो जाएगा प्लस c। क्या हो गया, यही तो आंसर है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनली हो गया देखो 2/7 x रेज टू दी पावर 7/2 प्लस 2x रेज टू दी पावर 3/2 प्लस 8x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस c, दिस इज योर रिजल्ट। ये आप कर सकते हैं सिंपल, इसको भी। अब इसमें आप कहेंगे कि यहाँ तो सर सिंगल था तो डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ कैसे करें, या तो इजीली हो जाए, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना ही होगा। याद रखना, एक रूल और बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन करके, पहले तो इसे फैक्टराइज कर दो, हो सकता है कहीं x माइनस 1 कैंसिल हो जाए, तो देखो इससे x स्क्वायर टेकन आउट एज कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना, x माइनस 1 अगेन कॉमन, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ये कैंसिल हो गया, फाइनल बचा मेरा x स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, क्या हो जाएगा इसका, तो x क्यूब अपॉन 3 प्लस x प्लस c, दिस इज योर रिजल्ट। अब मैं एक फॉर्मूला आपको जो मेन है इसके अकॉर्डिंग, इंटीग्रल ऑफ रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन या इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म px अपॉन qx gx, ये dx रेशनल फंक्शन है, इस टाइप का इंटीग्रेशन, अलजेब्रिक फंक्शन, रेशनल अलजेब्रिक। तो सबसे पहले ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक नंबर 1 के if a given rational function is proper rational function then integrate easily। if, यहां लिखो, if given function, नोट कर लेना, given function is improper, then first make it proper by dividing px by gx। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं, इफ डिग्री ऑफ px यानी कि न्यूमरेटर, इसे शॉर्ट में लिख दूं न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ px मींस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
डिग्री ऑफ gx दैट इज डिनोमिनेटर, यानी इम्प्रॉपर का मतलब ये है. देन फर्स्टली डिवाइड, देन फर्स्टली डिवाइड न्यूमरेटर by denominator until degree of numerator becomes less than degree of डिनोमिनेटर. ओके, ये रूल बच्चों पूरे इंटीग्रल में ध्यान रखेंगे. यहां देखो क्या था 13 में, न्यूमरेटर में था px अपॉन qx की फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है. अब यहां हमने सबसे पहले चेक किया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 1. सो क्लियरली डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. देन फर्स्ट मैंने क्या डिवाइड किया, डिवाइड प्रॉपर नहीं करके दिखाया मैंने. वैसे तो अगर यहाँ इजीली इसका ये फैक्टराइजेशन हो करके ये कैंसिल हो गया. कभी कभी ऐसा होता बच्चों, चलिए ये तो समझ ही गए. अगर मैं ये कह देता, चलो आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे समझा दूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर कह देता, चलो एक्स प्लस 1 कह दूं, तो देखो कैंसिल नहीं होगा. ठीक है ना? तो कॉमन बन के ये x प्लस 1 कैंसिल नहीं हुआ. इसका मतलब क्या करूंगा, सबसे पहले x प्लस 1 से डिवाइड करें x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1. ये डिवाइड करेंगे तो x का x क्यूब में करेंगे तो x स्क्वायर, ये x क्यूब और प्लस x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ये बच गया प्लस x माइनस 1. फिर डिवाइड किया माइनस 2x का यहाँ तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये 3x हो गया माइनस 1. अब देखो अभी भी इक्वल है डिग्री, फर्दर डिवाइड किया प्लस 3, ये हो जाएगा 3x प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये कैंसिल माइनस 4. अब देखो आप जानते हैं px, इसको क्या लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर rx अपॉन gx. ये तो लिखते हैं, इसको लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस चीज को यहां से आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये होगा कोशेंट ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर माइनस 4 अपॉन डिवाइजर x प्लस 1. इस माइनस का मतलब ये माइनस, और इसका इंटीग्रेशन करना है, देख लो. ठीक है, अब ये क्या आया, माइनस है बच्चों, ये ऐसे करके ये माइनस. अब समझ में आ गया. अब देखो इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, ऐसे ऐसे करके ऐसे. अब इसका इंटीग्रेशन देखो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3. अब देखो यहाँ डिग्री कम हो गई ना, इससे माइनस 2x का हो जाएगा 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x हो गया, माइनस 4 स्केलर है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो लीनियर है ये हो जाएगा, आगे पढ़ाऊंगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और लॉग एक्स प्लस 1. गलती कर रहा हूँ, लॉग एक्स प्लस 1 ऐसे प्लस सी. तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया. आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे. तो इसके साथ ही एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि टेक्निक्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल है, हाउ टू इंटीग्रेट इंडेफिनिट इंटीग्रल. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलों से आए थे, जो आपको लिखा रखे हैं वो मेमोराइज करेंगे सबसे पहले हैं, और उसके बाद
मैं टेक्निक बताऊंगा। उसमें टेक्निक्स होती हैं, एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होती है पार्शियल फ्रैक्शन, एक होती है बाई पार्ट। 2-3 तो है ही हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा 1 by 1। ओके।